कैसे कम होगी मिट्टी की लवणता? कैसे बढ़ेगी खेत की जल ग्रहण दक्षता? CSSRI की नई तकनीक और प्रौद्योगिकी बढ़ा रही है खेतों की उपजाऊ क्षमता। जानने के लिए देखिए श्रेष्ठ संस्थान। इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। Welcome back to our favorite show, Just Junior. देखिए कार्यक्रम Just Junior। देखेंगे इस बार की कहानी, करेंगे योग, हो जाएंगे फिट और तंदुरुस्त। सारे पेड़ रंग बिरंगे। इस रविवार बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से बच्चों के बढ़ते हुए जीवन और बच्चों के मानसिक विकास और संतुलन। इस शनिवार 22 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार 23 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दौरान 9 अभियानों का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप समावेशी विकास को भी करेंगे लॉन्च। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य मंत्रालय के सचिवों ने संयुक्त रूप से की समीक्षा बैठक। 150 जल संकट वाले जिलों में जल शक्ति अभियान स्थिरता पर ध्यान केंद्र करेगा केंद्र। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों के बीच हुआ समझौता। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कृषि विश्वविद्यालयों में शोध करने में करेगा सहयोग। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को कैथल के अतिरिक्त अनाज मंडी का किया दौरा और खरीद कार्यों का लिया जायजा। कहा, अगर कोई बिना टैक्स दिए गेहूं खरीद रहा है तो उसके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। बरसात से हुई गेहूं की फसल के नुकसान का सर्व प्रदेश के सभी जिलों में हो चुका है पूरा। और अब खबरें विस्तार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संयुक्त प्रगति समावेशी विकास की विषय वस्तु के तहत मध्य प्रदेश के रीवा में 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दौरान 9 अभियानों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री उसी दिन एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप समावेशी विकास को भी लॉन्च करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पहल के लिए अग्रणी मंत्रालय की भूमिका निभा रहा है, जिसमें भारत सरकार के 4 अन्य सहायक मंत्रालयों विभागों की भी सहायता ली जा रही है। इस विषय के तहत 9 अभियानों में से 5 ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत समग्र आवास, जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना और स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में पात्र ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक जुड़ाव। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत नदी के किनारों पर वृक्षारोपण अभियान, पंचायत राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड सप्ताह जो 17 तारीख से दिल्ली में चल रहा था, केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर ने शुक्रवार को कार्यक्रम के अंतिम दिन आए ग्राम प्रमुखों को कहा कि उनके प्रयासों से ही गांव में ऊर्जा संबंधी विकास हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए रोड मैप बनाने की बात भी कही। कपिल मोरेश्वर ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने से आय के साधन भी बढ़ेंगे। 17 तारीख से चले इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल 43 अवार्ड वितरित किए गए। आज पूरा देश गर्व से भरा हुआ है और उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गांव की आत्मनिर्भरता से ही देश का सशक्तिकरण किया जा सकता है। और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को रीवा आएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें धरती कहे पुकार के नाट्य का मंचन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष शुक्रवार को मंत्रालय में नाट्य की ब्रीफिंग हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती धरती को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नाट्य के माध्यम से लोगों में प्राकृतिक खेती का बेहतर ढंग से संदेश पहुंचे। नाट्य की प्रस्तुति प्रभावी हो, जिससे लोग प्राकृतिक खेती के लिए द्रवित हो जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर है। अब बात करेंगे जल शक्ति की। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देश के शहरी क्षेत्रों में प्रारंभिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिवों ने संयुक्त रूप से एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बहुमूल्य संसाधनों के संरक्षण के लिए भूजल रिचार्जिंग के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जल निकायों के कायाकल्प के विभिन्न स्तरों पर भी की गई विभिन्न पहलों को प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के अंतर्गत जल जीवन मिशन ने 150 जल संकट ग्रस्त जिलों की पहचान की है। ये इन स्रोतों की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने पिछले अभियानों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अनुरोध किया कि मौजूदा वर्ष में भी शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए इसी तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने बाढ़ नियंत्रण और शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जल शक्ति अभियान और कैच द रेन अभियान के महत्व पर भी बल दिया। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान और उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि समझौता ज्ञापन उत्तर प्रदेश की कृषि तथा किसानों के भविष्य को संवारने के लिए ऐतिहासिक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि समझौता फसल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा डिजिटल टूल्स में सहयोग बढ़ाने, वैज्ञानिकों तथा छात्रों का क्षमता निर्माण और ज्ञान का आदान प्रदान करने से संबंधित है। कृषि मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर जॉन बैरी को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार कृषि शिक्षा तथा कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में संपूर्ण सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान वाराणसी में वर्ष 2018 में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खोला गया है।
ये केंद्र उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत तथा संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए चावल के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान कर रहा है। और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को कैथल के अतिरिक्त अनाज मंडी का दौरा किया और खरीद कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने खरीद पर उठान कार्यों पर संतोष जाहिर किया। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को मंडी में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने किसानों के पास जाकर भी उनकी समस्याएं जानी। कृषि मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स देकर गेहूं खरीद रहा है तो ठीक है, अगर कोई बिना टैक्स दिए गेहूं खरीद रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बरसात से हुई गेहूं की फसल के नुकसान का भी सर्वे प्रदेश के सभी जिलों में पूरा हो चुका है। सर्वे को केवल अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। कैथल में नई सब्जी मंडी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों से कहा गया है कि वे इसी मंडी के बीच में एक जगह तलाश करें जहां सब्जी मंडी बनाई जा सके, जिसे वे मंजूर कर देंगे। प्रदेश में इस बार कम आवक होने के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले साल 48 लाख मेट्रिक टन गेहूं की आवक हुई थी, जबकि सीजन अभी आधा भी नहीं हुआ है और अब तक 41 लाख मेट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। इस बार प्रदेश में 80 लाख मेट्रिक टन गेहूं की आवक का अनुमान है। प्रदेश में फिलहाल गेहूं की कमर्शियल खरीद की इजाजत नहीं है। सरकार का कोटा पूरा होने के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान अब स्मार्ट गन्ना किसान बनेगा। सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों में गन्ना निवेश ऐप के संचालन के लिए शुक्रवार को किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश के गन्ना किसानों को मिलने वाले कृषि निवेशों के वितरण में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता आएगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश की 158 सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं 13 सहकारी चीनी मिल समितियों द्वारा गन्ना कृषकों को प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख मेट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाता है। सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों में कृषि निवेश के वितरण के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए किसानों को गन्ना निवेश ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन गन्ना आयुक्त कार्यालय के सभागार में किया गया। इस अवसर पर संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि इस व्यवस्था से कृषक को उर्वरक क्रय करते ही अपनी स्वीकृति ऋण सीमा, उर्वरक क्रय करने में उपयोग की गई ऋण सीमा तथा अवशेष ऋण सीमा की वास्तविक जानकारी SMS के माध्यम से तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। ऑनलाइन उर्वरक वितरण से मैन पावर की लागत में तथा कागजी कार्रवाई में भी कमी आएगी तथा उर्वरक वितरण में भी पूर्ण पारदर्शिता बनी रहेगी। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस साल की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जागरूक करवाना और पर्यावरण को क्षति से किस तरह बचाया जा सकता है इसके प्रति सचेत करना है। पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी के शोषण से ज्यादा उसके बचाव पर ध्यान केंद्रित करना और जितना हो सके सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जिंदगी जीना, जिससे पृथ्वी भी हमारी तरह खुश और खिलखिलाती हरी भरी रह सके। पर्यावरण की सुरक्षा आप सिर्फ पौधे लगाने भर से ही नहीं कर सकते, बल्कि ऐसी कई आदतें हैं और काम हैं जिन्हें करने पर पर्यावरण को बचाया जा सकता है, या ये कहें कि पर्यावरण का ख्याल रखा जा सकता है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से भी आप पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। और पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है, पृथ्वी दिवस पर मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा, पृथ्वी को हम सजीव माना जाता है। और पिछले दिनों गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव की बितु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों के प्रति जनता का दृष्टिकोण बदला है। अब सीमावर्ती क्षेत्र में जाने वाले लोग इसे आखिरी गांव नहीं बल्कि भारत के पहले गांव के रूप में जानते हैं। 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है।
2014 से पहले समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने वाला पूर्वोत्तर आज संपन्नता और विकास से अपनी नई पहचान बना रहा है। ये बॉर्डर एरिया को सिक्योर करने में हमारा भारत देश का जो जितने डिफिकल्ट बॉर्डर एरियाज है उसको एक तरीके से मजबूत से वहाँ के लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से, भारत के अखंडता की दृष्टि से वहाँ रहने वाला लोग भी अब महसूस करता है कि भारत का सरहदों का रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। कभी हथियार उठाने वाले युवा मोदी सरकार की नीतियों के कारण हथियार छोड़ मुख्य धारा का हिस्सा बने हैं। हमारा सीमावर्ती गांव में रहने वाले जनता के को एक विश्वास देना, उनको जो भी है एक कॉन्फिडेंस देना, उनके साथ साथ उनका जो भी समस्या है सुनना, उनके साथ रहना चाहिए। होल ऑफ गवर्नमेंट के अप्रोच के नाते एक एक गांव का हम पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे इश्यूज का। उस इश्यूज को दूर करने के लिए भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। सीमावर्ती गांव में घर घर मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। विकास के इस सफर के साथ स्थानीय संस्कृति और भाषा का संरक्षण और संवर्धन भी सुनिश्चित किया गया। नल से जल सभी को उपलब्ध हो रहा है। गांव में छोटा मोटा कारोबार भी विकस रहा है और सीमावर्ती गांव होने से, हिमालयन रेंज में गांव होने से वहां क्या डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसको भी आइडेंटिफाई किया गया और सरकार के द्वारा वहाँ एडवेंचर एक्टिविटी कैसे बढ़े, वहाँ टूरिज्म एक्टिविटी कैसे बढ़े, इस सब दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। मोदी सरकार ने उत्तर पूर्व की अभूतपूर्व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ विवादों का निपटारा कर शांति स्थापित की। उग्रवादियों से शांति समझौतों से 2014 के पहले की तुलना में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। हिंसा में 67%, सुरक्षा बलों की मृत्यु में 60 और नागरिकों की मृत्यु में 83% की कमी दर्ज की गई है। मोदी सरकार ने ब्रू, NLFT, बोडो, कार्बी आंगलोंग जैसे समझौते किए और अंतर्राज्यीय सीमा विवाद भी सुलझाए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान, उसको भी नए रूप में इसमें स्वीकृति मिली है। इसलिए जो सीमावर्ती गांव है उनका आधारभूत ढांचा, हेल्थ का, एजुकेशन का, रोड का, मोबाइल नेटवर्क का तेजी से बढ़े, ताकि वहां के बच्चे भी जो देश और दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं उनको जान सके। भारत की सेना के साथ साथ वो देश की सीमाओं पर देश के सबसे सजग सशक्त प्रहरी है। तो इस विजन के पीछे उनको ये भरोसा दिलाना कि आप जो सीमाओं पर डटे हैं, पूरा भारत आपके साथ है। छोटे से अरुणाचल में 6,600 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों के गठन के बाद 53,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार भी मिला है। वाइब्रेंट प्लेस से यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हमें मिलेंगी, जिससे यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और सीमांत क्षेत्र से पलायन रुकने में मदद मिलेगी। पलायन जो हो रहा है बॉर्डर एरिया से, पलायन होने का कारण से डेवलपमेंट का कमी हो रहा है। तो यदि डेवलपमेंट होगा तो पलायन नहीं होगा और डेवलपमेंट जो है बॉर्डर में भी डेवलप्ड होगा। जो इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा वो काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज में जितने भी डेवलपमेंट जो शहर में हम देखते हैं, पाते हैं, मिलते हैं, वो ही सेम डेवलपमेंट्स और स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स अब गांव में भी मिलने लगेगा। वाइब्रेंट विलेज जो स्कीम निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा स्कीम निकाला है ये बॉर्डर के लोगों के लिए। वहाँ पर उनको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल, हॉस्पिटल और बाकी सारी चीज़ों का। उसके लिए हम थैंक्स कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और बहुत बेनिफिट है उन लोगों के लिए। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मोदी सरकार ने काफी अहमियत दी। 2014 से 2023 तक 547 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। 1100 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर रोड का निर्माण, 1057 किलोमीटर पर फ्लड लाइट्स, 468 बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स को भी लगाने का काम पूरा किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा में 5 किलोमीटर के दायरे में सभी गांवों को ऑल वेदर रोड्स के साथ जोड़ा जा चुका है। 1859 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे पर भी काम जारी है। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो विजयनगर मंडी में कपास के भाव में तेजी रही। वहीं राजकोट, बोडेली और सावरकुंडला मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 अप्रैल को कपास का भाव रहा 8,125 रूपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में 70 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,055 रूपए। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 20 और 21 अप्रैल को कपास 7,800 रूपए पर बिकी, जबकि बोडेली मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 अप्रैल को कपास का भाव था 8,000 रूपए। 21 अप्रैल को इसके सौदे 100 रूपए लुढ़क कर 7,900 रूपए पर हुए। सावरकुंडला मंडी में गुरुवार को कपास का भाव था 7,805 रूपए। शुक्रवार को इसके भाव 50 रूपए गिरकर 7,755 रूपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास के भाव में बढ़त देखने को मिली। 20 अप्रैल को यहाँ कपास का भाव रहा 8,130 रूपए। 21 अप्रैल को इसके सौदों में 20 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 8,150 रूपए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की उपज की तुलना में 8,83,000 टन अधिक है। बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 20 अप्रैल को सफेद मक्का का भाव रहा 2,550 रूपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में 15 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,565 रूपए। जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 20 और 21 अप्रैल को मक्का 2,000 रूपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 अप्रैल को मक्का का भाव था 2,500 रूपए। 21 अप्रैल को इसके सौदे 50 रूपए चढ़कर 2,550 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में 20 अप्रैल को पीली मक्का का भाव था 2,110 रूपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में 15 रूपए का उठाव आया और भाव हो गया 2,125 रूपए। हालांकि कन्नौज मंडी में 20 अप्रैल को पीली मक्का का भाव रहा 2,100 रूपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,100 रूपए पर बना रहा। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पंजाब में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, यहाँ प्याज के खेत में भी सिंचाई कर ले। इसी तरह टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान भिंडी की बुआई करें, अभी लोबिया की बुआई कर ले।
पंजाब में खीरे की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके अलावा कद्दू की बुआई कर सकते हैं। वहाँ लौकी की रुपाई कर ले, इसके साथ ही आम की रुपाई करते रहें। यहीं किसान अमरूद की रुपाई करें। इस समय किन्नू की रुपाई के लिए सही समय है। पंजाब में पपीते और लीची की रुपाई करते रहें। वहीं लाल मिर्च की रुपाई कर ले। किसान बैंगन की रुपाई भी कर सकते हैं। साथ ही करेले की रुपाई करें। उत्तर प्रदेश में खीरे की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान करेले की बुआई कर ले। इस समय लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मूंग की बुआई करें। इसके अलावा मटर की तुड़ाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं की कटाई करें। वहीं किसान उड़द के खेत से खरपतवार निकाले। अभी टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही बैंगन की रुपाई के लिए समय उचित है। यही आम के बागों में सिंचाई करते रहे। उत्तर प्रदेश में तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान प्याज के खेत में सिंचाई कर ले। वहाँ तरबूज की बुआई करे। इसके साथ ही खरबूजे की बुआई करते रहे। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे सलाह जरूर लें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 2 दिन के नागालैंड राज्य के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आज भारत म्यांमार सीमा पर सीमावर्ती गांव आवाखुंग सहित कुछ अन्य गांवों का दौरा किया। साथ ही डॉक्टर एल मुरुगन ने इस गांव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गाँव को विकसित करने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। शुक्रवार रात मध्य प्रदेश के बालाघाट में गढ़ी क्षेत्र में हॉकफोर्स एवं बालाघाट पुलिस की नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली धराशायी हुई हैं। दोनों नक्सली बतौर एरिया कमेटी मेंबर कई वर्षों से नक्सल गतिविधियों में संलग्न थी। प्रत्येक पर 14 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और पूंछ आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए लांस नायक देवाशीष बिस्वाल के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पुरी में उनके पैतृक आवास लाया गया, जहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पंजाब के गुरदासपुर जिले के तलवंडी भरत गांव में शहीद सैनिक हरिकृष्ण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। पूंछ हमले में शहीद हुए सैनिक के परिजनों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाए। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। बदलते